हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वाले जो सेशंस है ये हमने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, मैंने सोचा कि यहाँ पे, और वो काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं, काफ़ी ड्रैग भी हो जाते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट लेके, एक एक सेंटेंस लेके उसको एक्सप्लेनेशन होता है, तो कभी कभी रिपीटेटिव भी हो जाता है, बोर हो जाता है। और अभी वैसा हो गया है कि आप पीएमएस की एग्जाम दे रहे हो, मतलब डेफिनेटली आपका जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स के, वो तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो हमने इसके साथ जो है वो अपना सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन कोर्स जोड़ दिया है। तो वहां पे आपके जैसे प्राइमरी मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इंटरमीडिएरीज वगैरह रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, या सेकेंडरी मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, या तो फिर आपके जो डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ हमने ऐड नहीं किया हुआ है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो मैंने यहाँ पे सोचा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हम एक काम करते हैं कि हम जो वन लाइनर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां पे भी काफी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स वगैरह हम कवर करते ही है। तो उसको तो आप एग्जाम जाने के दिन पढ़ रहे हो या 2 दिन पहले से आप पढ़ते हो, ताकि आपका वन लाइनर्स या थ्योरी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे इन द वीडियो फॉर्मेट, सो दैट आपको एक एक सप्लीमेंट्री हो जाएगा आपके नॉलेज के लिए। तो जहां जहां आपके कोई कॉन्सेप्ट अटक गए हैं, या एक कोई पर्टिकुलर वन लाइनर मैंने बोल दिया, अगर आपको लग रहा है कि ये तो मुझे समझ में आ गया है, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो यू कैन गो अहेड, मतलब यू कैन एटलीस्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड यू कैन वॉच द नेक्स्ट वन लाइनर। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ चेंजेस हम करते हैं ताकि कोर्स भी अननेसेसरली लंबा नहीं हो जाए, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे आपका जो है वो फोकस रहे। और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपसे कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ज्यादा इंसाइट चाहिए होगा, या कोई कॉन्सेप्ट मैंने कवर ही नहीं किया हुआ ऐसे आपको लग रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। आपके हमारे जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है श्रेयस, उसको आप बता सकते हैं, या तो फिर मुझे मैसेज डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे अपना जो चैट बॉक्स है यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, ताकि फिर उसको उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है उसका वीडियो जो है हम बना के उसमें कोर्स में हम ऐड कर लेंगे। तो आपका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हमें लगता है कि अरे ये तो, मतलब ये तो इजी है, या ये तो मैंने कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी लगती है तो डेफिनेटली यू हैव ऑल राइट एंड यू हैव ऑल से इन आवर कोर्स, बिकॉज ये कोर्स जो है वो आप लोग के कंट्रीब्यूशन से ही डेवलप होता है। So let's begin with the very first concept. The Global Investment Performance Standard, that is GIPS advertisement guideline, require that any advertisement claiming compliance with GIPS must include specific information to ensure transparency and consistency. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट है जीआईपीएस वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीआईपीएस के जो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट जीआईपीएस कंप्लायंस होने का दावा कर रहा है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? तो पहला पॉइंट है अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिट बेंचमार्क टोटल रिटर्न। The advertisement must show the total return of the benchmark that is relevant to the advertisement being presented. This benchmark should cover the same time period as a performance being advertised, allowing potential clients to compare the advertised performance against a standard reference. तो इसका मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट में ऐसा बेंचमार्क दिखाना जरूरी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेलेवेंट है, और ये बेंचमार्क जो है वही टाइम पीरियड कवर करना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है परफॉर्मेंस के लिए। इससे पोटेंशियल क्लाइंट को एडवर्टीजमेंट परफॉर्मेंस की कंपैरिजन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ मिलने के लिए मदद हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर एक म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट 5 साल का एनुअल रिटर्न दिखा रहा है जो 12% है, तो एडवर्टीजमेंट में उसका रेलेवेंट जो बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी 50 का 5 साल का रिटर्न भी इंक्लूड होना चाहिए। तो जो पीरियड है वो पीरियड, और जो बेंचमार्क है वो बेंचमार्क, ताकि क्लाइंट जो है यहाँ पे कंपेयर कर सके। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि करेंसी यूज टू एक्सप्रेस परफॉर्मेंस। तो जो एडवर्टीजमेंट मस्ट स्पेसिफाई द करेंसी इन विच द परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड। दिस ensures clarity especially for clients in different countries who might be comparing the performance in various currencies. अगेन यहाँ पे है कि एडवर्टीजमेंट या क्लैरिटी मेंशन होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस रिजल्ट्स किस करेंसी में एक्सप्रेस किया गया है। ये खास तौर पर इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए है, और वहां पे उनको कंपेयर करने के लिए आसान हो जाता है, ताकि वो अलग अलग करेंसीज में
परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर कर सके। अगेन यहाँ पे एग्जांपल अगर देखते हैं तो किसी पीएमएस का एडवर्टीजमेंट आईएनआर में है, दैट इज इंडियन रुपी में रिटर्न दिखा रहा है, तो ये साफ मेंशन करना जरूरी है कि रिटर्न इंडियन रुपी में है। इंटरनेशनल क्लाइंट जो यूएसडी में कंपेयर करना चाहते हैं उनको भी इसमें क्लैरिटी मिल जाती है। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि 5 years ऑफ एनुअल कंपोजिट परफॉर्मेंस रिटर्न, द एडवर्टीजमेंट मस्ट इंक्लूड एनुअल परफॉर्मेंस रिटर्न फॉर एटलीस्ट past 5 years. If the investment composite has been in existence for less than 5 years, then performance returns since inception should be provided. This helps potential client to see the performance over a significant period, making it easier to evaluate the consistency and reliability of the एडवर्टीजमेंट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि एडवर्टीजमेंट पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस, एनुअल परफॉर्मेंस अगर आप दिखाते हैं तो वो जरूरी है, मतलब वो दिखाना जरूरी है। अगर कॉम्पोजिट इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल से कम समय एग्जिस्ट कर रहा है तो इंसेप्शन जो है, इंसेप्शन तो जहां से शुरू हुआ है तब से अब तक का डेटा प्रोवाइड करना जो है वो एक्सपेक्टेड है। इससे क्लाइंट को परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी समझने में अगर हेल्प मिलती है। तो मान लीजिए कि अगर पीएमएस सर्विस पिछले 5 साल में 10%, 12%, 18%, 15% और 9% का एनुअल रिटर्न दे रही है, तो एडवर्टीजमेंट में सभी ईयरली रिटर्न दिखाने होंगे ताकि क्लाइंट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को एनालाइज कर सके। तो जीआईपीएस एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन जो है वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी का एक अश्योरेंस देती है। और इन जो ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, इसको फॉलो करने की वजह से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है। Next point, assets can be broadly categorized as financial assets such as shares, debentures, bank deposits, public provident fund, mutual funds, investments, and others, and physical assets such as gold, diamond, other precious metals, and real estate. तो दैट इज ट्रू, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि एसेट जो है वो दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, फिनेंशियल एसेट्स एंड फिजिकल एसेट्स। फिनेंशियल एसेट्स में आते हैं जैसे शेयर्स, टाटा मोटर्स के शेयर्स या रिलायंस के शेयर्स फॉर दैट मैटर, डिबेंचर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, बैंक डिपॉजिट जैसे एफडी है या रिकरिंग डिपॉजिट्स है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है एसपीपीएफ, और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स है जैसे एसआईपी कर दिया आपने किसी म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया है तो ये आपका एक फाइनेंशियल एसेट का हिस्सा हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी है फिजिकल एसेट्स की, तो इसमें आता है गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स, अदर प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर, प्लैटिनम, और रियल एस्टेट जैसे प्रॉपर्टी, फ्लैट प्लॉट्स। Next, NRI can open Demat account with any depository participant in India. RBI permission is not required for that. So that is true. NRI जो है वो इंडिया में किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दैट इज डीपी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे अगर सपोज कोई एक एनआरआई यूएस में रहता है और उसे टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदने के लिए मे बी या जोमेटो के शेयर्स खरीदने हैं और उसने एंजल वन या जीरोधा में अगर अपना, जैसे इनको डीपीज कहते हैं, इसने यहाँ पे अगर अपना अकाउंट ओपन कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फॉर पीएमएस रजिस्ट्रेशन टिपिकली डज नॉट इंक्वायर about the various forecasting model used for investment research. Instead, it focuses on aspects such as grievance redressal mechanism, adherence to accounting systems, and availability of database facilities for research. तो that is true कि पीएमएस रजिस्ट्रेशन जो है, दैट इज पीएमएस का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो सेबी के पास करना पड़ता है, वो कोई फोरकास्टिंग मॉडल पे बेस्ड नहीं होता है। मतलब आगे कैसे आप रिजल्ट्स देने वाले हैं या पिछले रिजल्ट्स क्या है आपके, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। तो ये ज्यादा मैटर करता है या फोकस करता है कि आपका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा है, मतलब जो कंप्लेंट्स आते हैं क्लाइंट के आपके पास, तो उसको आप हैंडल करने के लिए कौन सा सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, या तो फिर अधेरेंस टू अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे पीएमएस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है या ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और वो एक्यूरेट भी होनी जरूरी है। उसके बाद डेटाबेस फैसिलिटीज फॉर रिसर्च, मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हैं द बेसिस ऑन विच यू आर सेलेक्टिंग स्टॉक्स और मे बी यू आर सेलेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डेटा अवेलेबिलिटी वगैरह है कि नहीं है। मान लीजिए अगर XYZ कोई पीएमएस प्रोवाइडर है अपने सिस्टम में ग्रीवांस रिड्रेसल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करता है जिससे क्लाइंट की कोई भी कंप्लेंट है वो प्रॉम्प्टली जो है वो सॉल्व हो जाती है। सो एक अच्छा इंडिकेटर है और ऐसा ही सेबी चाहती है। नेक्स्ट, when client fails to meet the specific requirement with respect to PMLA, the reporting entity shall not allow
द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन टू बी कैरिड आउट, तो दैट इज ट्रू। तो अगर कोई क्लाइंट जो है वो पीएमएल, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी कौन हो सकती है? जैसे इंटरमीडियरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड हो सकता है, या तो फिर कोई ब्रोकिंग कंपनी हो सकती है, या तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, जो लोग यूजुअली केवाईसी करते हैं। अगर क्लाइंट उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के परमिशन ये पर्टिकुलर एंटिटी नहीं देगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए क्लाइंट ने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन है या कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो सबमिट नहीं किया है, तो उनके सोर्सेज ऑफ फंड क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है म्यूचुअल फंड, तो वो जो म्यूचुअल फंड है उस क्लाइंट को म्यूचुअल फंड खरीदने की परमिशन नहीं देगी। और रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली ये स्टेप मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए लिया गया एक स्टेप है।